ममता पर दिनेश शर्मा का तंज, सपा कार्यालय जाकर दुख जताने की सलाह। मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा सोमवार को मुजफ्फरनगर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्षी दलों और पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर कई बयान दिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को लेकर पूछे गए सवाल पर दिनेश शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश आकर समाजवादी पार्टी कार्यालय में अपना दुख प्रकट करना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव 2027-28 में भारी बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और जनता सरकार की योजनाओं का लाभ महसूस कर रही है। दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में रेलवे के दोहरीकरण, रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और बिजली व्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार हुआ है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी दिलाने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे उनका प्रतिनिधित्व और मजबूत हो सके। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का उल्लेख करते हुए कहा कि ये योजनाएं उत्तर प्रदेश की नई विकास तस्वीर पेश कर रही हैं। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार गन्ना मूल्य भुगतान और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास की नीति के तहत कार्य कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष लगातार भाजपा पर टिप्पणी कर रहा है, लेकिन जनता विकास कार्यों को देख रही है और भाजपा के साथ खड़ी है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि राजनीतिक बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ सामग्री साझा करने से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। आज मुजफ्फरनगर में कुछ धार्मिक कार्यक्रम हैं, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम है और कुछ पुराने कार्यकर्ताओं के वहाँ जाने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में जो विकास की रफ्तार है वो बड़ी तेजी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बह रही है। आज चाहे रेलवे का जो आपके स्टेशन हैं उनका आधुनिकीकरण हो, नई रेलों को चलाना हो, जेवर ऐसा हवाई अड्डा हो, तमाम एक्सप्रेसवे चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो या बहुत सारे एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे का निर्माण हो, आज गन्ना मूल्यों का उनको उचित समय पर निर्धारण और उनको दिया जाना हो, किसानों को खाद की उपलब्धि हो, बिजली की उपलब्धि हो, एक समृद्ध प्रदेश बना है और उसमें नेतृत्व करने का काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 3/4 से ज़्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और साथ में मुझको लगता है कि ममता जी को चुनाव के बाद दुख प्रकट करने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आने का अवसर प्राप्त होगा। अखिलेश यादव जी ने कहा बंगाल चुनाव के बाद अब यूपी में भी इसी तरह होगा, सेंट्रल फोर्स लगाई जाएगी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अरे भाई, सेंट्रल फोर्स कोई बीजेपी की फोर्स थोड़ी है। राष्ट्र की सुरक्षा की जहां आवश्यकता पड़ती है, ये राष्ट्रभक्ति हमारे जो सुरक्षा बल है उन पर प्रश्न चिन्ह मैं निवेदन करूंगा सभी दलों से, किसी को लगाना नहीं चाहिए। उसे मनोबल गिरता है सबका। वो मनोबल बीजेपी जो सुरक्षा बल है बीजेपी के द्वारा नियुक्त नहीं है। उसके पहले एक वो संवैधानिक तरीके की प्रक्रिया को पार करके उनका अपॉइंटमेंट एक बड़ी लंबे कंपटीशन के बाद होता है। क्या बंगाल बॉर्डर पे 3/4 बहुमत मिलेगा यूपी में? मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत यहाँ की जनता चाह रही है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो वही अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब जग में होगा बीजेपी का नाम। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता नाराज नहीं होता और जो नाराज होता है वो पहले से ज्यादा 4 गुना काम करता है। पार्टी के साथ किसी का अन्याय नहीं होता है। ममता जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ, अपने घर में बनाएंगे। महाराणा प्रताप हो गया गुरु जी, हो गया अमित जी, हो गया। राधे राधे। वो हमारा राष्ट्र का चेतना है। से हमारे एक वरिष्ठ नेता 2026 में तृणमूल कांग्रेस की हार में ममता जी को और उनके भतीजे को ढाढ़स बंधाने के लिए गए थे दुख में।
अब दुख में याद किया ये तो अच्छी चीज है। अब ये पुनरावृत्ति मुझे लगती है, आप 2027 में चुनाव परिणाम के बाद में आप देखेंगे कि ममता जी और अभिषेक बनर्जी, अगर अभिषेक बनर्जी अपने गुनाहों की सजा ना पाए और बाहर रहे तो जरूर से वो आएंगे और दुख प्रकट करने के लिए, हार पर समाजवादी पार्टी की दुख प्रकट करने 2027 में उनका भी आना निश्चित है उत्तर प्रदेश में। ये हार का बहाना ढूंढते हैं, लेकिन इनसे पूछो कि धोखाधड़ी की जो इनकी राजनीति थी उसके कारण ये सजा पाए हैं। जिस डीएमके के साथ में कांग्रेस नृत्य करती थी, सनातन को नष्ट कर देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, ये बोलने वाले उदयनिधि मारन और स्टालिन के साथ में डिस्को डांस करते थे जाके चेन्नई में, ये जाकर करते थे तमिलनाडु में, और जैसे ही वो हारे बदल लिया पाला, दे दिया धोखा। जो चंद्रशेखर जी को धोखा दिया, जिसने चौधरी चरण सिंह जी को जिसने धोखा दिया, जिसने देवीलाल जी को धोखा दिया, ये किसी के नहीं रहे। मैं तो कहता हूं ये जो जाट बाहुल या गुजर बाहुल या त्यागी बाहुल या सैनी बाहुल, ये नाम हम अपनी तरफ से रखते हैं, लेकिन चौधरी साहब भले कोई बिरादरी के रहे हो, वो हर जाति के प्रिय थे और एक मसीहा के रूप में उनको लोग देखते थे। लेकिन उनको भी धोखा दिया कांग्रेस ने, चंद्रशेखर जी को भी धोखा दिया, चौधरी देवीलाल जी को भी धोखा दिया, और धोखा देते देते ये अभी चुनाव में ताजा धोखेबाज का जो तमगा था उन्होंने फिर से पा लिया। जिस डीएमके के साथ गलवैयां बांधकर चुनाव लड़े थे, सरकार और कुर्सी की लालच देखो कि 5 सीट वाली कांग्रेस उछल कर कूद कर भाग गई और उसने टीवीके के साथ में सरकार में शामिल होने के लिए गुहार लगा दी, जबरन जाकर मंच पर बैठ गए। तो कांग्रेस तो अब क्षेत्रीय पार्टी की पुछलग्गी बन गई है। पहले ये राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, अब ये क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। अब इनसे पूछो तो ये कहेंगे कि ये ईवीएम आ गया। पहले ये बैलेट को वो बताते थे कि उसके कारण गड़बड़ हो रहा है, और ये 48 साल तक ये बंगाल में नहीं आ पाए, शासन में बैलेट से चुनाव हुआ था। ये 36 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं आ पाई, बैलेट से चुनाव हुआ था। ये लगभग 22-23 साल से, या अब अगर तमिलनाडु की बात करें तो और 58 साल से ये लोग वहां पर शासन में सीधे नहीं आ पाए, और ये तब बैलेट का चुनाव होता था तब भी ये हारते थे। अब जब ईवीएम का चुनाव है तब भी हार रहे। इनका बहाना पहले बैलेट, ईवीएम लाए, अब ईवीएम, उसके बाद चुनाव आयोग, और आखिर में इनका पास केवल एक ही चीज बचा है, अभी एसआईआर का बहाना लिया है। अब ये सीधे सीधे जनता को दोषी ठहराने वाले हैं। ये जनता की अदालत में तुष्टीकरण के पाप से आच्छादित ये सारे दल हैं, और इनकी दलदल की जो राजनीति है उसमें इनको समझ आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। 2027 का जो चुनाव है उसका अभी से जो भी प्रभाव हो, लेकिन एक चीज निश्चित है कि ये जो सपा है, ये बसपा है, ये दूसरे दल है, ये उत्तर प्रदेश में बंगाल में तो 2/3 बहुमत रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत रहने वाला है। बीजेपी का साफ ऐलान है कि कोई जातिवाद नहीं, किसी जाति के साथ कोई अन्याय नहीं, कोई कानून नहीं,
किसी कानून को ऐसा नहीं बनने दिया जाएगा जिससे किसी जाति का उत्पीड़न हो और किसी